गुड इवनिंग साथियों। मैं आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बारे में स्टार्ट करने चल रहा हूँ टॉपिक पढ़ाने के लिए। साथियों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। परिभाषा इसकी देखिए, डेफिनेशन क्या है। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या है, यह पता चलता है कि कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावी सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। यह एनसीईआरटी के अनुसार यह परिभाषा है। उसके बाद साथियों, मापन और मूल्यांकन के बारे में पहला टॉपिक है मापन और मूल्यांकन। व्हाट इज मेजरमेंट? मापन किसे कहते हैं? मापन के बारे में पहले आप जानेंगे। मापन को किन्हीं अन्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब किसी भी नियम के अनुरूप, चाहे व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई समुच्चय सेट हो, उसके प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जाना मापन कहलाता है। मापन को अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने बताए हैं, कुछ न कुछ अपनी डेफिनेशन को उसमें पहला बताए हैं एस स्टीवेंस के अनुसार। स्टीवेंस ने बताया है कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्टीवेंस ने बताया है कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, या एस स्टीवेंस ने बताया है। गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। मापन में गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। अब जैसे पहली बात तो गुणात्मक मापन को क्या कहते हैं, कैसे जानेंगे? किस प्रकार का पुरुष है या स्त्री है, या क्या है, गुणात्मक मापन के अंतर्गत आएंगे। मात्रात्मक मापन में क्या है, कितना है। बहुत की पॉइंट पकड़ने का प्रयास करिए आप लोग, की पॉइंट पकड़ने का प्रयास। गुणात्मक में किस प्रकार का होता है और मात्रात्मक में कितना होता है। 5 फीट है कि 6 फीट है कि 10 फीट है, कितना है, यह जो है मात्रात्मक। और अगला पॉइंट है सतत चर। ऐसे चर जो अंकों के बीच मापन धारण करने की क्षमता रखते हैं, सतत चर कहलाते हैं। मतलब ऐसे चर जो अंकों के बीच मान धारण करने की क्षमता रखते हैं, सतत चर कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति की लंबाई। व्यक्ति की लंबाई 6 फीट भी हो सकती है, 6.5 फीट भी हो सकती है, 7 फीट हो सकती है, 8 फीट हो सकती है। जो कुछ भी हम अंक के द्वारा मान धारण करने की क्षमता रख रहे हैं, वही क्या है, सतत चर है। असतत चर में क्या है, ऐसे चर जो 2 अंकों के बीच मान धारण करने की क्षमता नहीं रखते हैं, असतत चर कहलाते हैं। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में सतत चर की परिभाषा और असतत चर की परिभाषा दोनों को बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया हूँ। बाई हैंड मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है। ठीक है साथियों, आप लोगों को कंटेंट जो भी मिलेगा
हूबहू डीएलएड जो परीक्षा पीएनपी संपन्न कराती है, उस परीक्षा से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथियों, ये 100% मान चलिए। अब सतत चर में मैंने बताया कि ऐसे चर जो दो अंकों के बीच मान धारण करने की क्षमता रखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सतत चर बोलते हैं। और जो दो अंकों के बीच मान धारण करने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? असतत चर। जैसे विद्यालय में कमरे, विद्यालय में कमरे हैं, अब यह क्लियर नहीं है कि उस विद्यालय में कितने कमरे हैं, जब तक काउंट नहीं करेंगे। जब हम काउंट कर लेंगे तब क्या हो जाएगा? सतत चर हो जाएगा। आज काउंट नहीं कर लेंगे तो वह क्या हो जाएगा? असतत चर हो जाएगा। परिवार में कितने सदस्य हैं, ठीक है, यह सतत चर और असतत चर के बारे में। शैक्षिक मापन, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा में मापन और मूल्यांकन क्या है? एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में निहित क्षमताओं तथा उनकी उपलब्धियों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति है, जो किसी इकाई में प्रस्तुत की जाती है। मूल्यांकन को दिशा व आधार मापन प्रदान करता है। मूल्यांकन को दिशा व आधार कौन प्रदान करता है? तो मापन प्रदान करता है। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बन जाएगा कि मूल्यांकन को दिशा और आधार किससे प्रदान होता है? तो आप बताएंगे मापन से। तथा मापन की प्रक्रियात्मक सोपान है। सभी प्रकार की परीक्षाएं, अभ्यास काल, शैक्षिक मापने के अंग, इनमें छात्रों के कमजोर पक्षों व कठिनाइयों को चिन्हित किया जाता है, जिसे मूल्यांकन के द्वारा दूर किया जा सकता है। शैक्षिक मापन में उपलब्धियों की चिन्हित करके दूर किया जाता है। यही क्या है? शैक्षिक मापन है। यही क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार, पहले थॉर्नडाइक ने क्या बताया है? प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम को सत्ता रखती है, मापन योग्य है। थॉर्नडाइक ने बताया है किसी प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापन योग्य है। मैरिसन ने बताया है, मैरिसन मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक क्रम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। क्या करता है? संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह मैरिसन का है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूछी जाने वाली परिभाषा है तो किसकी है? थॉर्नडाइक महोदय की है। थॉर्नडाइक महोदय ने, हमने भी पहले ही बताया है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम को सत्ता रखती है, मापन योग्य है। यह थॉर्नडाइक की परिभाषा है। क्लास मेयर, क्लास मेयर के अनुसार शैक्षिक मापन विद्यार्थी अधिगम, शिक्षण अधिगम, शिक्षण प्रभावशीलता या किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा, विस्तार और कोटि के निर्धारण से है। विद्यार्थी कितना सीखे हैं और सिखाने में कितना अच्छा हम सिखाए हैं, कितना शिक्षण प्रभावशाली है, इफ़ेक्टिव है बच्चों के प्रति, ये सब मात्रा और विस्तार कोड के निर्धारण से ही क्लास मेयर ने बताया है। ठीक है साथी। मापन के प्रकार, मापन के प्रकार में देखिए, पहला है नामित मापन, दूसरा है क्रमित मापन, तीसरा है अंतरित मापन, चौथा है आनुपातिक मापन। मापन के प्रकार, मापन चार प्रकार के: नामित मापन, क्रमित मापन, अंतरित मापन और आनुपातिक मापन। मापन के आवश्यक तत्व, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, पूछा जाता है कि मापन के प्रकार। मापन के 4 प्रकार होते हैं:
चारों के आप नाम लिखेंगे। नामित मापन, क्रमित मापन, आंतरिक मापन, आनुपातिक मापन। फिर पूछता है कि मापन के आवश्यक तत्व। पहली परिभाषा मतलब पहला तत्व, मापन के आवश्यक तत्व में गुण की व्याख्या, गुण की कार्यकारिणी परिभाषा और गुण की इकाइयों के रूप में व्यक्त करना, जो उनकी यूनिट होगी उनको गुणों के रूप में व्यक्त करने के लिए आवश्यक तत्व को बताया गया है। और गुण की व्याख्या और गुण की कार्यकारिणी परिभाषा, इन सब के बारे में आवश्यक तत्व के रूप में बताया गया है। मापन के बारे में लगभग जितना बताना था वो बता दिए हैं। अब देखिए, आइए मूल्यांकन के बारे में। अब मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल्य का अंकन। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल्य का अंकन। मापन के द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा क्रिया की किसी विशेषता को मानक शब्द, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की जाती है। जबकि मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की क्या की जाती है? व्याख्या। जैसे कोई वस्तु के बारे में बता दिए, किसी स्थान के बारे में बता दिए, किसी प्राणी के बारे में बता दिए कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रमेश 5 फीट 3 इंच चौड़ा है, मोटा है। मोटा है, लंबा है, कुछ भी आप कह दिए। स्थान के बारे में बता दिए, जैसे एग्जाम्पल कानपुर से आगरा की दूरी, तो यह जो है स्थान के बारे में। तो इनके चिन्हों के बारे में जैसे मैंने बता दिया, तो इन सब के बारे में प्रकट किया जाता है। लेकिन क्या है, इन परिणामों की व्याख्या मूल्यांकन में की जाती है। उसकी व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार इसकी व्याख्या वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषता में सापेक्षिक स्थिति प्रकट की जाती है। किसी वस्तु की, किसी प्राणी की, किसी क्रिया की विशेषता की सापेक्षिक स्थिति को प्रकट किया जाता है। किसमें? मूल्यांकन में। डांडेकर और गेज दोनों की परिभाषा बहुत ही पूछता है। ये आपका टेट, सुपर टेट में भी डांडेकर और गेज दोनों इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछ जाते हैं। तो पहला, रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसका ही प्रयोग किया जाता है। उसका ही क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यह किसका परिभाषा है? गेज का है। प्रोफेसर डांडेकर क्या कहते हैं? मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जाती है, जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। मूल्यांकन की सबसे विस्तृत परिभाषा सी बीवे तो 1977 में यह अपनी परिभाषा दिए थे। मूल्यांकन उस साक्ष्य का क्रमबद्ध संग्रह और उनका परिणाम निकालना है जो कि मूल्यों की जांच, क्या है? मूल्यों की जांच की प्रक्रिया के द्वारा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। तो यह परिभाषा 1977 में है, ठीक है, सीई बीबी ने दिए थे। अब देखिए साथियों, इस परिभाषा में 4 तत्व सम्मिलित हैं। कितने तत्व सम्मिलित हैं? 4 तत्व सम्मिलित हैं। पहला देखिए तत्व क्या है? साक्ष्यों को क्रमबद्ध क्या करना है? क्रमबद्ध रूप से इकट्ठा करना। कोई साक्ष्य है उसको आप क्या करेंगे? क्रमबद्ध रूप से इकट्ठा करना, उनका अर्थ एवं
व्याख्या करना, उनके अर्थों की क्या करना, व्याख्या करना। फिर मूल्यों संबंधी निर्णय लेना, उनके मूल्य के संबंधी क्या करना है, मूल्यों के संबंधी क्या करना है, निर्णय लेना है, मूल्य संबंधी निर्णय लेना है। फिर उसके बाद में निर्णय लेने के बाद उनका क्रियान्वयन करना है, ठीक है, उनका क्या करना है, क्रियान्वयन करना है। मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया देखिए, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो स्पष्ट करती है कि छात्र की उपलब्धियों का क्या अंतर है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो स्पष्ट करती है कि छात्र की उपलब्धि, छात्र कितना सीखे हैं, कितनी उपलब्धि हासिल किए हैं, इसके बारे में अंतर का पता करती है कौन, मूल्यांकन प्रक्रिया। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में अंतर का पता होता है। तब देखिए पहले जैसे चलते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1960 के अनुसार, इसको बोलते हैं 60 में SCERT। तो 1960 के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 3। अब क्वेश्चन पूछेगा पेपर में कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा सीखने से उत्पन्न अनुभव, तीसरा व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग पर्पज, सीखने में उत्पन्न अनुभव, आप अधिगम कितना किए हैं और कितना आप एक्सपीरियंस आपका है उसको सीखने के लिए, कितना आप सीखने के बाद आपका एक्सपीरियंस हुआ। व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार में आपके परिवर्तन हुआ, कितना आप जब सीख लिए तो किसी चीज़ को सीखने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन तो होगा ही कुछ न कुछ, उस परिवर्तन के बारे में आप व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। मूल्यांकन के सिद्धांत में मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्णय एवं मूल्य, मूल्यांकन की प्रक्रिया में निर्णय एवं मूल्य दोनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। किसकी, मूल्यांकन प्रक्रिया में किसका निर्णय का और मूल्य दोनों की क्या होती है, अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों। अब मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों को उन्नति प्रदान करता है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों को उन्नति प्रदान करता है। ठीक है। मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। क्या करता है, मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। मूल्यांकन एक साध्य है न कि साधन। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एक साध्य है न कि साधन। और मूल्यांकन का अंत नहीं समझना चाहिए। मूल्यांकन कभी खत्म नहीं होगा कि ये आप समझ लिए कि दिमाग में नहीं मूल्यांकन अब इसी पे ख़त्म हो गया, तो मूल्यांकन का अंत नहीं समझना चाहिए। पेपर में अगर मूल्यांकन के सिद्धांत आ जाएंगे तो आप मूल्यांकन के 4-5 सिद्धांत आप लिख लेंगे आराम से। हेडिंग बाय हेडिंग मैं आपको कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक जैसे क्लास में, विद्यालय में पूरी रूपरेखा के अनुसार नोट्स तैयार करके लोग बच्चे पढ़ते हैं साथियों, वैसे ही नोट्स आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। आता है मूल्यांकन के उद्देश्य 2 नंबर में। तो मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना, छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना, छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना,
छात्र के द्वारा जो आप ज्ञान अर्जित किए, इकट्ठा आपको ज्ञान हुआ है, उसकी जांच करना कि आप कितना अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाए। छात्रों की वृद्धि और विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना, आपकी कितनी वृद्धि हुई और कितना विकास हुआ है और क्या अवरोध, क्या रुकावट, क्या बाधा आई, इसके बारे में जानना। छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को क्या करना, जानना। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानना, उनका इंडिविजुअल समस्या, व्यक्तिगत समस्या क्या थी, उनकी भिन्नताओं को जानने का प्रयास करना। विद्यालय में कक्षा शिक्षण में सुधार लाना, अगर विद्यालय में बच्चा क्लास में बैठा है तो कक्षा शिक्षण में सुधार लाना मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, अधिगम, अगर कोई छात्र सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो उसको आपको मोटिवेट करना होगा। छात्रों में प्रतियोगिता की भावना जागृत करना, छात्रों में प्रतियोगिता की भावना को जागृत करना, ये सब क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। ये सब क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछता है कि मूल्यांकन के क्षेत्र कितने हैं। तो मूल्यांकन के क्षेत्र दो हैं, एक होता है संस्थागत क्षेत्र, एक होता है व्यक्तिगत क्षेत्र। तो मूल्यांकन के क्षेत्र कितने दोस्तों, मूल्यांकन के क्षेत्र दो हैं, एक होता है संस्थागत क्षेत्र, दूसरा होता है व्यक्तिगत क्षेत्र। ठीक है, मूल्यांकन के क्षेत्र में कितने हैं, दो क्षेत्र हैं मूल्यांकन के, पहला संस्थागत है, दूसरा व्यक्तिगत क्षेत्र है। अब संस्थागत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, किसी संस्था के से जुड़े हुए संस्था क्षेत्र में हम निम्न को मूल्यांकन में सम्मिलित करते हैं, जैसे संस्था से जुड़ा कक्षा हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, निष्पादन स्तर हो गया। निष्पादन स्तर के अंतर्गत गुणात्मक, परिमाणात्मक और विस्तरात्मक। ठीक है, तो कक्षा में क्या है, किसी कक्षा का मूल्यांकन हम उसमें सम्मिलित शिक्षक व छात्रों को विभिन्न उपकरण जैसे प्रश्न, अवलोकन करना, साक्षात्कार करना, वार्ता आदि के माध्यम से करते हैं। संस्थागत क्षेत्र का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, संस्थागत क्षेत्र में बच्चों से प्रश्न पूछ करके, उनका अवलोकन करके, उनका साक्षात्कार लेकर के, इंटरव्यू आदि के माध्यम से संस्थागत क्षेत्र में उनका मूल्यांकन हम करते हैं निम्न क्षेत्रों के माध्यम से। अब पाठ्यक्रम आता है, तो पाठ्यक्रम में दोस्तों सिलेबस में दोस्तों क्या है कि किसी भी पाठ्यक्रम के बारे में, जैसे किसी कक्षा के बारे में बताना कि इसमें पहले चैप्टर में इतना आपको पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में इतना पढ़ना है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम को उसको डिवाइड करना, कितना कितना पढ़ना है। निष्पादन स्तर गुणात्मक, परिमाणात्मक और विस्तरात्मक होता है। अब आता है व्यक्तिगत क्षेत्र। तो व्यक्तिगत क्षेत्र में क्या है, सबसे पहले व्यक्तिगत क्षेत्र में छात्र, कौन, स्टूडेंट, टीचर, शिक्षक, अभिभावक, पेरेंट्स, उसके बाद में शिक्षा अधिकारी, कौन आते हैं, शिक्षा अधिकारी, ये सब व्यक्तिगत भैया हैं। कौन है, व्यक्तिगत। शिक्षा नीति का निर्धारण कौन करता है, ये सब व्यक्तिगत के अंतर्गत आते हैं। आदि में किया जाता है, किसमें किया जाता है, आदि में किया जाता है। इतना आप लोगों को आज साथियों बताए हैं, जैसे भी कुछ
यह क्लास कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी। थोड़ा बहुत जो कुछ त्रुटियाँ होंगी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।